हेलो जी, नमस्कार। तो आपका स्वागत है पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस टाइम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि करंट आईआर के अंदर जो सिचुएशन है उसको जोड़ते हुए आज पढ़ेंगे न्यू यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपका ना सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी को समझने में आपको मदद करेगा जो समकालीन विश्व राजनीति है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, वो ऑल ओवर इंडिया के टेट एग्जाम हो गए, यूजीसी नेट एग्जाम हो गया, इवन अगर आप स्क्रीनिंग और फिर रिटन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आज का ये कंसेप्ट आपको जो क्या है वो हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस टाइम अगर मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करूं तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जंग के हालात हैं। पता ही नहीं चल रहा बिगिनर बच्चे को तो ये हो क्या रहा है कि अमेरिका ईरान के अंदर क्यों जा रहा है। ठीक है, और तो क्या है हो ही क्या रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके एचटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2026 के ऑफिशियल सिलेबस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है न्यू यानी कि न्यू ये आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, यानी कि नई आपका आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में आज की वीडियो होगी। और इस वीडियो के अंदर हम बाइपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बैलेंस ऑफ पावर और इसके साथ ही हम जो क्या है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी, सारी जो क्या है वो फिनोमिना के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो होगी। सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें। आप इस यानी कि हम बात करें तो पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल से आप जुड़ के एस्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट, बिल्कुल प्लस क्लास का कंटेंट पढ़ा है इस चैनल के ऊपर, और वो क्लासेस आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी एस्टेट 2026 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस क्रैक करवाने में। ठीक है जी, तो उन वीडियो को आप जरूर से चेकआउट करें, और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यू। ठीक है जी, देखिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बात हो रही, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, खाली वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चों, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं समकालीन विश्व राजनीति, तो उसके अंदर आपका कोल्ड वार का कंसेप्ट आता है। कोल्ड वार के ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो होता क्या है, एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश ने 1990 के अंदर, ठीक है, 1990 में हम जानते हैं कि यूएन या फिर बात करें यूएनओ के अंडर, ठीक है, सामूहिक कार्रवाई की गई थी। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कई देशों की सेनाओं ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की थी, सैन्य कार्रवाई, किसके विरुद्ध? इराक के विरुद्ध, क्योंकि 1990 के अंदर इराक ने कब्जा कर लिया था कुवैत देश के ऊपर। ठीक है, तो उस जो क्या है वो कुवैत देश को कब्जे से छुड़वाने के लिए अमेरिका की मेजोरिटी तो क्या है वो 70% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे, और यूएनओ के अंतर्गत एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई की यूएनओ के प्लेटफॉर्म के नीचे, और उसको हम बोलते हैं क्या? पहला कंप्यूटर युद्ध, या प्रथम खाड़ी युद्ध, या फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है जी, ये तीनों नाम एक ही जो क्या कार्रवाई की है इराक के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई यूएनओ के पर्दे के नीचे। ठीक है, उसको उस घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है जी, तो उस घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई वैश्विक व्यवस्था का नाम दिया था। एक बात, दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं आईआर के अंदर ही, बहुत हमारे जो क्या है वो प्रसिद्ध एक किस्म से हमारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहे हैं, जिनका नाम है हमारा सैमुअल हंटिंगटन।
सैमोनिड पे हंटिंगटन भी, या फिर बात करें चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए समझाए हैं कि आप वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। तो बात करें पहला खाड़ी युद्ध, ठीक है, जिसके जिसके अंदर संयुक्त कार्रवाई की थी यूएनओ के बैनर के तले, अमेरिका ने, इराक ने कब्जा कर लिया था कुवैत देश पे। उस घटना को लेके जब अमेरिका ने कार्रवाई की तो जॉर्ज बुश ने जो क्या है वो प्रसन्न होकर क्या कहा अमेरिका की इस कार्रवाई को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हंटिंगटन की हमने बात की, हंटिंगटन की एक बुक ही है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं, एक बैकग्राउंड में आपका क्रिएट कर देती हूँ। देखिए 5 मिनट आपको अपनी आंखें बंद करके दिमाग और कान को खोल के मेरी बातें सुननी है। सारे टॉपिक को मैं एक बार इलेबोरेट कर देती हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड की हेल्प से समझाऊंगी। देखिए हम जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के टाइम की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के नक्शे पे कई सारे नए नए देश उभर के आने लगे। हुआ क्या, उपनिवेशवाद का अंत होने लगा एक किस्म से। इस एरा को हम कहते हैं क्या, उपनिवेशवाद का अंत। या हम बात करें तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया के औपनिवेशिक जो शक्ति थी, ताकतें थी, या फिर हम बात करें कि जिन्होंने फ्रांस ने, या फिर हम बात करें इसने इंग्लैंड ने दुनिया के बहुत सारे हिस्से को, खासतौर से ब्रिटेन की बात करें तो ये बोलते हैं कि ब्रिटेन के साम्राज्य का सूर्य कभी अस्थायी नहीं होता, क्योंकि ब्रिटेन ने दुनिया के 2/3 हिस्से को क्या कर रखा था, कोलोनाइज, यानी कि अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर वास्तव ये शक्तियां जीत तो गई, लेकिन जीतने के बाद भी इनकी शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि अपने उपनिवेशों के ऊपर ये देश पकड़ नहीं बनाए रख सके, और धीरे धीरे दुनिया के देश आजाद होते चले गए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के नक्शे पे बहुत सारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आजाद हुए, किससे, बहुत वर्षों की लंबी गुलामी के बाद, ठीक है। तो यानी कि बात करें तो दुनिया के नक्शे पे कई सारे नए देश उभर के आने लगे, और ये देश कौन थे, 9 स्वतंत्र देश 3 महाद्वीपों के, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, ठीक है जी। तो जब ये तीनों महाद्वीपों से वो देश आजाद हुए लंबी गुलामी के बाद, तो गुलाम जो थे आजाद हुए, इन देशों ने क्या किया, आजाद तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, भाई आजादी तो मिल गई, खाएंगे क्या, अपने देश को खड़ा कैसे करेंगे, क्योंकि जिस औपनिवेशिक गुलामी के बाद ये देश निकल के आए, तो कहने का मतलब इन देशों के अंदर इतनी गरीबी है, अर्थव्यवस्था खत्म जो क्या वो हो गई है, एक किस्म से पटरी से उतर गई है, बहुत बुरा हाल है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, अनपढ़ता है। ऐसे में ये देश अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कैसे करे, ठीक है। तो उसको लेके फिर क्या होता है, ये नियो का कंसेप्ट निकल के आता है 1970s के अंदर, ठीक है। यानी कि 1970 के दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई अवधारणा उभर के आती है, जिसके अंदर ये 9 स्वतंत्र देश, जो खास तौर से हम इनको तीसरी दुनिया के देश या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री इकट्ठी हुई, ठीक है। इन्होंने जो क्या है अपने आप को यूनाइटेड किया, यानी कि एकत्रित किया, और वो मंच बना आपका नाम का मंच, नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम बोलेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन या फिर गुट निरपेक्षता संगठन, ठीक है जी। तो उसके तले इन देशों ने अपने आप को जो क्या है वो एकजुट किया, और फिर क्या किया, मांग उठाई कि आपने हमारी बहुत गुलामी कर ली, बहुत हमारा शोषण कर लिया, अब जो है हम आजाद हो गए हैं, हमें भी आप इस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर ऐसा हमारा भी प्रबंध कीजिए, या हमको भी अपने हक दीजिए, ठीक है। ये कंसेप्ट सेम वैसा ही है जैसा कि छोटा भाई बड़ा होके बड़े भाई से और परिवार से अपना हक मांगने लगता है, और ये कहता है कि हमको भी इज्जत की जिंदगी चाहिए, ठीक है, और मैं जो डिजर्व करता हूं वो मुझको चाहिए। वही मांग उठाई इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने, यानी कि विकासशील व अल्प विकसित देशों ने अंतरराष्ट्रीय क्या कहें ट्रेड के अंदर या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंदर अपने हितों को जो क्या है वो अपने हितों की आवाज उठाई, और व्यापार के अंदर क्या कहें इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बराबरी का दायरा मांगा,
ठीक है, समझ गए। तो इसको हम बोलेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसके अंदर आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। पहला तो 1973 के अंदर नाम देशों का अल्जीरिया सम्मेलन, क्या 1973 के अंदर गुटनिरपेक्ष देशों का अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में 1973 में सम्मेलन होता है और वो था नाम का चौथा सम्मेलन, ठीक है। और इस चौथे शिखर सम्मेलन के अंदर इन देशों ने सबसे पहले नाम का कंसेप्ट ऑफिशियली जो क्या है वो इस सम्मेलन में हमको देखने को मिलता है, नियो का, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एक आपको डेट याद करनी है 1974। 1974 में क्या हुआ, ऑफिशियली यूएनओ के अंदर जो हमारी महासभा है, महासभा के अंदर इन देशों ने ऑफिशियली नियो को यूएनओ की महासभा के द्वारा इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तब से ही हम मानते हैं कि नई आपकी आर्थिक विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी, गॉट इट, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 80s और 90s के अंदर क्या आ गया, एलपीजी यानी कि वैश्वीकरण का दौर आ गया और आज हम उस नियो के कंसेप्ट को बदलते संदर्भ के अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट का ड्राफ्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं हमारी जो क्या है वो स्लाइड की हेल्प से, ठीक है। देखिए जी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आप नियो को हटा दे तो आप खाली आईईओ को याद रखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार चलेगा। कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ संस्थाएं हैं, किसी देश का प्रभुत्व है, किसी का नहीं है, कोई बेचारा बीच में ही है, कोई कच्चा माल खाली जो क्या है वो आयात कर रहा है या फिर कोई आयातक और निर्यातक दोनों है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्निंग जो क्या करने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, कुछ मैनेजमेंट होता है, उसको ही बच्चों हम बोलेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्यवस्था, मैनेजमेंट, ठीक है, समझ गए, एक सिस्टम पूरा का पूरा। और इसको नया करने की मांग उठ रही है, उसको हमने बोल दिया नियो। किसके द्वारा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 60s में 50s के अंदर जो नए देश आजाद हुए और खास तौर से वही देश हैं जो गुट निरपेक्ष संगठन का हिस्सा है। और यहां मैं आपकी एक बात क्लियर कर लूं, 90% गुट निरपेक्ष देश या फिर हम कहें नेम के जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं वही यूएनओ के मेंबर कंट्रीज भी हैं, ठीक है, समझ गए। तो अपने हकों को या फिर अपने हितों को सुरक्षित रखने की बात नियो के अंदर की गई, आर्थिक असमानता को दूर करने की बात नियो के अंदर की गई, ठीक है, और वैश्विक जो क्या है वो ट्रेड को इस प्रकार से संतुलित करने की बात कही गई कि छोटे व गरीब देशों के हिस्से में भी कुछ आए, समझ गए आप। यानी कि हम बात करें कि ऐसा ना हो कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर कुछ ही महाशक्तियों का, कुछ ही बड़े देशों का क्या हो कंट्रोल। तो इन देशों ने कहा कि भैया हमको एड नहीं चाहिए, हमको ट्रेड चाहिए, समझ गए, एड टू ट्रेड की बात नियो के अंदर कही गई है। और यहाँ पे वो नव स्वतंत्र देश ये कह रहे हैं कि हम ना तो पूंजीवादी गुट में शामिल होंगे, ना हम समाजवादी गुट में शामिल होंगे, हम रहेंगे भैया तुम दोनों से अलग, ठीक है, क्योंकि एक तो हमको हमारी आजादी प्यारी है, पहली बात। दूसरा, हम रहेंगे दोनों पक्षों से अलग ताकि दोनों से ही हमको हमारा आर्थिक विकास मिल सके, हमारी जो क्या है हमको जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है वो दोनों ही गुटों से हम कर सके, इसलिए तीसरा गुट अस्तित्व में आया, ठीक है, समझ गए। तो इन देशों ने क्या किया फिर कि हमको सहायता नहीं चाहिए, हमको आपका पिछलग्गू नहीं बनना, बल्कि आप हमको एड की बजाय ट्रेड में जो क्या है वो क्या दीजिए, बेनिफिट दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमको जो क्या है वो आगे बढ़ाइए। और जो क्या है इतने सालों से आपने हमारा शोषण किया है, हमको लूट खाया है, पूरी अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है संसाधनों का धनी महाद्वीप है, सोना वहां पे है, हर तरह का खनिज वहां पे है, सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों से रिच वो कॉन्टिनेंट है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जब हम एचडीआई की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी रिपोर्ट है उनके अंदर सबसे लास्ट में यही अफ्रीका के, एशिया के और लेटिन अमेरिका के देशों को हम पाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इन देशों के संसाधनों के ऊपर कंट्रोल किसका था, उनका, जिनके अंडर ये थे, जिनकी कॉलोनी ये थे या फिर जिनके गुलाम ये देश थे, ठीक है। तो गुलाम जो क्या है वो देश आजाद हो गए गुलामी से, लेकिन उसके निशानों को मिटाने में बहुत लंबा जो क्या है टाइम इन देशों को लग गया, और नियो भी उसी का ही एक उदाहरण है,
ठीक है, गोट इट। ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपने अच्छे से समझी होगी। अब अगर आप टॉपिक को समझोगे तो एक बार में आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक आईआर के अंदर 50 और टॉपिक हेल्प करने में, टॉपिक समझने में आपकी बच्चों हेल्प करेगा। ठीक है, आइए देखिए, अभी अगर हम बात करें कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का अर्थ है ऐसी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। यानी कि जो हम बात करें गरीब और अमीर देश के बीच की जो हमारी खाई है उसको फाटा जा सके। ठीक है, आर्थिक असमानता को कम किया जा सके और वैश्वीकरण के अंदर या फिर व्यापार में, ट्रेड में इन देशों को भी क्या मिले, हक मिले। ठीक है जी, चलिए इसके बाद बात करें, मैंने आपको बताया 1970 या फिर 1970 के दशक में हमारा बात करें विकासशील देशों के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक कंसेप्ट है। इन देशों का मानना है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित देशों के पक्ष में झुकी हुई है। पहले तो आप 3 बातें समझिए, एक तो है हमारा विकसित देश, एक अल्प विकसित देश और एक विकासशील देश। यानी कि अगर हम बात करें अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, समझ गए। हाँ, विकासशील देश वो हैं जो अपने को विकसित बनाने के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और अल्प विकसित देश वो हैं कि जिनके अंदर विकास हुआ ही नहीं है, जो सबसे पिछड़े हैं, पंक्ति में अंतिम लाइन पे खड़े हैं। विकसित देश वो हैं, डेवलपिंग कंट्री वो हैं जिन्होंने अपना विकास कर लिया है। ठीक है, समझ गए, यानी कि जो ऑलरेडी शक्ति संपन्न, साधन संपन्न और जो क्या है वो शक्तिशाली देश है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे विकसित देश हैं सारी मलाई तो उन्होंने खा ली, हमारे लिए क्या बचा। ठीक है, तो वही बात ये देश मिलके यूनाइट होकर कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, एक देश अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात कहेगा तो कह के रह जाएगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब ऐसे ही कई सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे, एक ग्रुप के अंदर यूनाइट हो जाएंगे, तब जाके वो किसी इंटरनेशनल या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर कुछ कहेंगे तो उस बात को निश्चित रूप से हम कहें तो सुना जाएगा। ठीक है, तो नियो वही कंसेप्ट है आपका। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यायपूर्ण, समान और संतुलित आर्थिक व्यवस्था की मांग की। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, नियो, यानी कि नियो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे, औपनिवेशिक विरासत यानी कि कॉलोनियल लेगेसी से निकला हुआ हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, औपनिवेशिक शक्तियों ने इन देशों के संसाधनों का शोषण किया। बिल्कुल, सारी अफ्रीका की बंदरबाट कर ली। ठीक है, एशिया को इन्होंने, भारत को जो क्या अंग्रेजों ने लूट लिया। ठीक है, जो क्या है वो दादा भाई नौरोजी, एक बहुत जो क्या है वो हमारे हिस्टोरियन क्या कहें उनको, कांग्रेस के भी वो क्या कहें बहुत ही बहुत मुख्य नेता थे, या फिर हम उनको क्या कह सकते हैं, उदारवादी। ठीक है, मॉडर्निस्ट अप्रोच वाले नेता हिस्ट्री के अंदर दादा भाई नौरोजी, उनका एक कंसेप्ट है क्या क्या कहें उसको था कि अंग्रेजों ने क्या किया, भारत की सारी संपत्ति को ड्रेन करके कहाँ ले गए वो, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का जो कंसेप्ट था किसका, ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जहां जहां कॉलोनियां बसाई, इन देशों ने वहां के संसाधनों को जो क्या बर्बाद कर दिया, वहां के देशों को सिर्फ कच्चा माल निर्यात करने वाली कॉलोनी बना के छोड़ दिया। ठीक है, समझ गए, और हम इस बात के भुगत भोगी हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद इन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर रही, आजाद तो हो गए लेकिन अपने आप को चलाए रखने के लिए, खड़ा करने के लिए, अपना विकास करने के लिए आपके सामने दुनिया भर की क्या है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे में एकमात्र ट्रेड ही आपका सहारा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उसके अंदर इक्वालिटी की बात इन देशों ने की, इसी को नियो बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर असमानता है, तो यहाँ हम बात करें विकसित देशों के पास क्या है। ठीक है, जो डेवलप कंट्री है उनके पास क्या है, उनके पास पूंजी है, तकनीक है, संसाधन है, सैन्य शक्ति है, सब कुछ है। ठीक है, यानी कि उत्पादन या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 हम क्या कहें इंजन होते हैं, पूंजी, श्रम, उद्यम। ठीक है, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये चारों किनके पास है, ये चारों हमारे क्या करें, विकसित देशों के पास है। और अदर हैंड अगर हम बात करें तो विकासशील देशों के पास क्या है, कच्चा माल। यानी कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, तो इनके पास सिर्फ कच्चा माल है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, और जो क्या है इन देशों के पास ना तकनीक है वो कौन सी है, सेकंड हैंड,
यानी कि वो तकनीक जिनका विकसित देशों के अंदर ट्रेंड जा चुका है, वो तकनीक वो भी हाथ जोड़ने के बाद मिलती है, पिछलग्गू होने के बाद इन देशों को। ठीक है, तो इन्हीं सारी मांगों को उठाया है नियो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि अपने हकों की लड़ाई आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए, और नॉर्थ साउथ डिवाइड पैदा हो गया। अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो नॉर्थ अगर हम बोलते हैं उसका मतलब है विकसित देश। ठीक है, पूंजीवादी देश, ऐसे देश जिन्होंने अपना विकास बहुत पहले कर लिया है और अब जो क्या है विकास की जो क्या है वो गति के अंदर या विकास के हम कहें लाइन में वो देश सबसे आगे हैं, उनको कहेंगे नॉर्थ। तो अगर हम धरती को दो हिस्सों में बांटें अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समझने के लिए, तो ऊपर वाले जो देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी कैपिटलिस्ट कंट्री है, या फिर जो अमेरिका है, वो नॉर्थ का प्रतीक है, यानी कि विकसित देशों का प्रतीक है। और साउथ क्या, साउथ का मतलब क्या है, साउथ का मतलब धरती को दो हिस्सों में बांटे तो साउथ के अंदर क्या रह जाएगा हमारा, साउथ के अंदर हमारा रह जाएगा छोटे देश, अल्प विकसित देश, ठीक है, या विकासशील देश। ठीक है, इसके अंदर आपका अफ्रीका के देश आ जाएंगे, एशिया के देश आ जाएंगे, आपका जो क्या है वो लैटिन अमेरिकी देशों का पार्ट आ जाएगा। तो क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ ये कंसेप्ट बन गया, और इसका मतलब क्या है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप। ठीक है, हम जब एसडीआई इंडेक्स की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, तो इन देशों के अंदर क्या है, जीवन का स्तर बहुत निम्न है। ठीक है, यानी कि जो जीवन की प्रत्याशा है, जो लाइफ के स्टैंडर्ड है, एक आपकी लाइवलीहुड है, वो बहुत पुअर है। और इन देशों के अंदर हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जीवन का स्तर भी बहुत अच्छा है, लाइफ का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। तो क्या है, इसी को हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ डिवाइड। और ये नॉर्थ साउथ डिवाइडेड जब हम एक आईआर के अंदर खास तौर से यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर टेट एग्जाम में ये नहीं पूछता इतना डीप से, बट यूजीसी नेट के अंदर हम एक डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ते हैं, इसका नाम है निर्भरता सिद्धांत। और ये निर्भरता सिद्धांत जो क्या है, पूरी आपकी आंखों की पट्टी उतार देता है। गरीब देश इसलिए गरीब नहीं है कि वो गुलाम थे, बल्कि गरीब देश इसलिए गरीब हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी है जिसके अंदर अंतिम जो क्या है वो आखिर में फायदा उन्हीं देशों को पहुंचता है जो ऑलरेडी क्या है, रिच है। ठीक है, पूरी व्यापार की साइकिल ही ऐसी है। डिपेंडेंसी थ्योरी बात करती है खास तौर से इमैनुअल वॉलस्टीन, समीर अमीन, आपका आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक, ये क्या बोलते हैं, ठीक है, क्वामे नक्रूमा, ये कहती हैं कि इन देशों ने बाजार सिस्टम को, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को इस हिसाब से सेट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग कि ये विकासशील देश कुछ भी कर ले, ठीक है, आखिर में इस ट्रेड सिस्टम के अंदर फायदा किसको पहुंचेगा, इस लूप होल में ऑलरेडी डेवलप कंट्री को। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी बात करती है कि हम गरीब इसलिए नहीं है कि जो क्या हमारे पास पूंजी नहीं है, संसाधन नहीं है, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये देश चाहते हैं कि हम गरीब रहें, हमको धक्के से गरीब रखा गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने के सारे साधनों के ऊपर, सारे रास्तों के ऊपर तो ऑलरेडी ये विकसित देश बैठे हुए हैं, यानी कि ये चाहते ही नहीं कि हमारा भी भला हो और हम इंटरनेशनल ट्रेड को अपने अकॉर्डिंग या अपने हितों में या बेनिफिट कमा सके उस ट्रेड से। समझ गए? हाँ, ये वैसा ही है जैसे कि आपने किसी भी विकासशील देश से 30 रुपए किलो में गेहूं खरीदा वहां की मंडी से, और उसी देश के अंदर दोबारा से उस गेहूं की ब्रेड बना के, आपके जो क्या लग्जरी बिस्किट बना के, और जो क्या है वो पिज्जा बना के बेच दिया चुगने और जो क्या है वो तिगने दामों के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली उस देश का ही लॉस हुआ जहां से आपने कच्चा माल, रॉ मटेरियल उठाया। ये बात करती है डिपेंडेंसी थ्योरी। और डिपेंडेंसी थ्योरी की बात कर ही रही है तो 3 कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, कोर, पेरिफेरी, ठीक है, और हमारा जो क्या है वो सेमी पेरिफेरी, यानी कि परिधि, अर्ध परिधि, और जो क्या है हमारा केंद्रीय, ठीक है, यानी कि सेंटर, यानी कि विकसित देश। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए ये कुछ संस्थाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उस टाइम पे गाइड कर रही थी। आज की अगर हम बात करें तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गेट के बाद आया, ठीक है, 1995 में 8वें दौर की उर्ग्वे वार्ता के बाद। ठीक है जी, तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट आता है। ठीक है, क्या हुआ मैं आपको बताऊं, 1944 के अंदर यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बर्बाद हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अब इस दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे उठाएं,
ट्रेड को किस प्रकार सेट करे कि दोबारा से बेनिफिट आए और युद्ध की क्षतिपूर्ति की जा सके। तो 1944 के अंदर ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है और उस ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर दो संस्थाओं का जन्म होता है जिनको हम कई बार पढ़ चुके हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं। वो क्या है? IMF और आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये दो संस्थाएं आई 1944 में और इन संस्थाओं ने उस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का जिम्मा अपने ऊपर सौंपा। ठीक है, और IMF और वर्ल्ड बैंक आज भी काम कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें तो 1947 और 48 के अंदर, ठीक है, 48 के अंदर हमारा गेट आता है, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो गेट हमारा जो क्या है वो बाद में फेल हो गया और 1995 में हम देखते हैं बच्चों WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया और आज इंटरनेशनल हमारा ट्रेड को, चाहे वो गुड्स का ट्रेड है, हमारा सर्विसेज का ट्रेड है, आपकी जो क्या है वो क्या कहें, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापार समझौते हैं, यानी कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो क्या है वो आंख गड़ाए निगरानी रखने का जो काम है सारा का सारा वो WTO देख रहा है। ठीक है, तो IMF बन गया, वर्ल्ड बैंक बन गया, गेट बन गया। तो ये संस्थाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अस्तित्व में आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को गाइड करने के लिए। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इन संस्थाओं के अंदर भी ऐसे रूल थे, रेगुलेशन थे, ऐसी इनकी कार्य प्रणाली थी कि उनसे भी विकसित देशों को ही आखिर में फायदा हो रहा था। विकासशील देशों के साथ यहाँ पे दोयम दर्जे का व्यवहार, यानी कि भेदभाव पूर्ण कार्य प्रणाली थी इन संस्थाओं की। ठीक है, तो इन संस्थाओं के अंदर सुधार, इनका जो क्या है कार्य करने का पैटर्न, और इनके अंदर हमारी विकसित देशों को ज्यादा, विकासशील देशों को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई। गॉट इट। उसके बाद अगर हम बात करें तो नियो से जुड़े प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बांडुंग सम्मेलन होता है 1955 में। देखिए, बांडुंग सम्मेलन होता है 1955 में। बांडुंग इंडोनेशिया का एक शहर है, वहां पे बांडुंग हमारा जो क्या सम्मेलन होता है 1955 में। पहली बार एशिया और अफ्रीका के देशों का, ठीक है जी, एशिया और अफ्रीका के देशों का सम्मेलन होता है। ये वो दौर है जहां पे भारत के नेहरू, ठीक है, जो क्या है वो एक निर्णायक नेता की भूमिका निभा रहे हैं। बाद में यही आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया के अंदर बांडुंग के अंदर सम्मेलन होता है 1955 में। पहली बार एशिया और अफ्रीका के देश एक मंच पे आते हैं और कहते हैं भाई लोग इकट्ठे हो जाओ। ठीक है, हमको जो क्या है वो अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी होगी, ये देश हमको कुछ देंगे नहीं। ठीक है, हमको छीनना होगा अपने हितों को। हर अंतरराष्ट्रीय संगठन के ऊपर अपनी आवाज उठानी होगी। एक और संगठन है हमारा G77। ठीक है, ये 77 हमारा विकासशील देशों का एक संगठन है, इसने भी काम किया। ठीक है, वही नियो को लाने के लिए। तो बात करें तो एक तो है हमारा बांडुंग सम्मेलन 55 का, एक है हमारा 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन है। ठीक है, बेलग्रेड सम्मेलन, और ये बेलग्रेड सम्मेलन बच्चों पहला सम्मेलन है गुटनिरपेक्ष देशों का। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? यूगोस्लाविया देश के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करें, ये तो इंडोनेशिया का शहर है। कौन सा? बांडुंग, और वो है हमारा बेलग्रेड, यूगोस्लाविया का शहर। ठीक है, तो विकासशील देशों ने स्वतंत्र आर्थिक नीति की मांग की। नॉन अलाइड मूवमेंट का पहला हमारा सम्मेलन होता है 1961 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे अंकटाड की स्थापना होती है। अभी अंकटाड क्या है? अंकटाड वही सम्मेलन है जो आगे जाके, जिसको जो क्या है 1974 के अंदर यूएनओ के अंदर फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उस व्यवस्था को, और तब हम कहेंगे नियो की एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, तो विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना, ग्रुप ऑफ 77, या फिर अगर हम बात करें बांडुंग सम्मेलन या बेलग्रेड सम्मेलन या गुटनिरपेक्ष देशों का मंच। ठीक है, तो नियो की मांग को इन्होंने मजबूत किया। फिर 1973 के अंदर ऑयल क्राइसिस आ गया, तेल संकट आ गया। ठीक है, तो ऐसे में इन देशों ने सोचा कि अब ये सही मौका है कि अब क्या करो, विकसित देशों के ऊपर दबाव बनाओ, प्रेशर बनाओ। ठीक है, हाँ जी, प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पे जो क्या इन देशों ने की। इससे विकसित देशों को लगा कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को हम प्रभावित कर सकते हैं। देखिए फिर एट द लास्ट क्या हुआ, 1974 के अंदर नियो डिक्लेरेशन हमारी फाइनली जो क्या हो गई, नियो की डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो गई। इससे पहले एक अल्जीरिया सम्मेलन आता है
1973 के अंदर जो नाम के ही देश है, उन्होंने अल्जीरिया की राजधानी, ठीक है, अब ये अल्जीरिया क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, छोटा सा देश है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस के अंदर एक हमारा सम्मेलन होता है, नाम का चौथा सम्मेलन था, ठीक है, इसको ध्यान से रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्जीरियस सम्मेलन आपको याद रखना है, आपको अंकटाड याद रखना है, उसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। 1974 के अंदर नियो डिक्लेरेशन को यूएनओ की जनरल असेंबली यानी कि महासभा के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया और नियो की घोषणा को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, ये रहा डिक्लेरेशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नियो, ठीक है जी। तो ये था नियो का पूरा कंसेप्ट। फटाफट से इसके उद्देश्य हम देख लेते हैं। नियो के मुख्य उद्देश्य क्या थे? आर्थिक असमानता को समाप्त करना, हमने बात कर ली है। डेवलप और डेवलपिंग देशों के बीच में आर्थिक अंतर को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। इन देशों ने कहा सोने की खाने हमारे यहाँ है, लूट के तुम लोग लेके जा रहे हो, तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, हमारे नेचुरल रिसोर्स के ऊपर हमको हमारा कंट्रोल चाहिए, ताकि वो नेचुरल रिसोर्स आपके फायदे के लिए नहीं बल्कि हमारे विकास के लिए प्रयोग हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, विकासशील देशों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार चाहा और ये कहा बहुत हो चुका हमारा शोषण, ठीक है, भाई किसी को हैरेस करने की, दबाने की, प्रेशराइज करने की भी एक लिमिट होती, ठीक है। तो जब ये देश यूनाइट हो गए तो वो लिमिट क्या होगी, टूट गई, ठीक है। और इन देशों ने फिर क्या है, वो अपने लिए या फिर अपने इंटरेस्ट की बात करनी स्टार्ट कर दी और ये कहा हम भी सोवरेन कंट्री हैं, हम भी प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं और हमारे रिसोर्स के ऊपर हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, हमारे ऊपर इन देशों का क्या ना हो, प्रभाव ना हो, ठीक है, समझ गए। यानी कि ये देश अपने आप को नव उपनिवेशवाद यानी कि न्यू कॉलोनाइजेशन से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे और यही दौर, ये पीक पॉइंट है कोल्ड वॉर का, ठीक है। दुनिया में साथ साथ कोल्ड वॉर चल रहा है न्यू के टाइम पे, साथ साथ नाम का आंदोलन चल रहा है, साथ साथ कई सारे देशों के अंदर सत्ताओं में परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर इस टाइम मूवमेंट पे चल रहा है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक को कवर करोगे, जिसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम भी करेंगे आपके साथ मिलके इसी वाईटी चैनल पे, तब आपको और तो क्या है क्लियर मामला हो जाएगा, ठीक है। व्यापार प्रणाली उचित हो, हमको कच्चे माल का रेट अच्छा मिले और कच्चे माल की कीमतें जो आप यहाँ से हम निर्यात कर रहे हैं उसकी कीमतें इतनी हो कि कम से कम हमको व्यापार जो क्या फायदा ना हो तो कम से कम घाटा तो ना हो, ठीक है, समझ गए। व्यापार में न्यायपूर्ण नियम हो, यानी कि व्यापार की जो प्रक्रिया है वो ऐसी हो कि हमको तकनीक भी मिले विकसित देशों से। और अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण का सारा ठीकरा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का हमारे ऊपर न थोपा जाए, क्योंकि हमारे अंदर तो हमारे देशों में तो औद्योगिक क्रांति अब जाके आई है, आपने अपना औद्योगिक विकास कर लिया 50 साल पहले, अब आप जो क्या है हमको इन्वायरमेंट पोल्यूशन के नाम पे रोक रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने से। तो हमको जो क्या है, आप जितनी भी पर्यावरण की संधियां होती हैं, पर्यावरण के सम्मेलन होते हैं, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर छूट मिले, ठीक है, क्योंकि हम क्या है विकासशील देश, आप क्या हो विकसित देश, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे पर्यावरण का जो क्या है हम जोड़ के देख सकते हैं इशू, ठीक है, कि इन देशों ने अपने आप को इन संधियों से, इन प्रतिबंधों से छूट की जो क्या है वो मांग की और वो फिर हुआ भी, ठीक है। तो तकनीकी हस्तांतरण की बात की, डेवलपमेंट जो क्या है, डेवलप देशों ने डेवलपिंग देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विकास के लिए वित्तीय सहायता, उनको ऋण, एड, ये सारी बातें की। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में समान भागीदारी की बात की, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक संस्थाओं को विकासशील देशों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि बात करें तो परमानेंट सोवरेंटी, ठीक है। तो ये सारा हमने जो क्या है नॉर्थ साउथ डायलॉग, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। देखिए नॉर्थ साउथ डिबेट का मतलब क्या है, दुनिया के देशों के अंदर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच में विवाद, ये सिर्फ आर्थिक विकास को समझने के लिए अपनाई गई एक धारणा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि गरीब गरीब देश इकट्ठे हो गए एक मंच के ऊपर, छोटे देश, अल्प विकसित देश, ठीक है, जिनको हम कहेंगे पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी के कंटेक्स्ट में। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब क्या है, सारे विकासशील देश आपस में मिलके जब अपना विकास सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, तो एक किस्म से वो है शेर के मुंह में से निवाला निकालना,
विकसित देशों से कुछ हमको जो क्या है वो हासिल होना विकासशील देशों को शेर के मुंह में से निवाला निकालने के जैसा है। उसके लिए यूनाइट होना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करें डिपेंडेंसी थ्योरी, हमने पढ़ लिया है जी, आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक समर आमीन नियो की बातें भी कर ली हैं, ठीक है। तकनीकी वित्तीय हस्तांतरण। अब हम बात करें तो करंट सिचुएशन क्या है, देखिए इस टाइम पे जब हम बात करें 1990 के दशक में जब पूरी दुनिया के अंदर वैश्वीकरण आ गया, एलपीजी रिफॉर्म इंडिया ने भी कर ली, तो नियो का कंसेप्ट अपने आप में पुराना हो गया, ठीक है। क्योंकि वैश्वीकरण के अंदर हर देश ने अपने जो गेट हैं दुनिया के लिए खोल दिए, ठीक है। तो ओपन मार्केट पॉलिसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए, ठीक है, स्पेसिफिक जो क्या है ट्रेड पार्टनरशिप, ये सब स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये 70s में आया हुआ कंसेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट हमको काफी सारी रियलिटी से इंट्रोड्यूस बच्चों करवाता है, ठीक है। फिर आप जानते ही हो कि आज तो जो क्या है वो नियो, अगर हम नियो की बात करें तो नियो आज वैश्वीकृत जो क्या है वो अर्थव्यवस्था के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेंगे इस टाइम के प्रेजेंट कंसेप्ट में। देखिए अगर हम बात करें तो खाड़ी जो हमारी मिडल ईस्ट है, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर इराक ने क्या किया हुआ है, युद्ध मचाया हुआ है इजराइल से, ठीक है, और हमले हो रहे हैं, बहुत ही टेंस सिचुएशन है पूरे की पूरे मिडल ईस्ट की, ठीक है। बट भारत में और बाकी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं आज अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर हर देश एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है कि एक देश के अंदर घटने वाली हर एक घटना का प्रभाव हर देश के ऊपर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए जो हमारे ट्रेड एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि तेल के दाम महंगे होने वाले हैं, और अगर मिडल ईस्ट का ये वॉर मिडल ईस्ट से बाहर भी अगर जाता है तो दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो क्या है मंदी भी आ सकती है, ठीक है। और हर देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हर देशों के अंदर महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है। तेल महंगा होगा तो क्या होगा, हर चीजें महंगी हो जाएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मिडल ईस्ट का संकट बहुत ही चेतावनी भरा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर सब चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के अंदर, उनका प्रभाव पड़ता है हर एक दूसरे देश के ऊपर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, हमने नियो के कंसेप्ट को डिटेल में समझ लिया है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो पक्का आप उसको क्रैक कर लोगे। फैक्ट हमने देख लिए, कंसेप्ट हमने देख लिया। आई होप कि एक बार में ये चीजें आपके क्वेश्चन क्लियर हो गई होंगी। अगर रियल में हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैडम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव या फिर बेस्ट वीडियोज के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।